एनीवे लेट्स बिगिन। तो हमने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। आफ्टर डिलीशन वाला अगर हम छोड़ दें तो उसकी एक्सरसाइज मैंने दी थी। आई थिंक डाउट्स पूछना शुरू करो। Yes, sir. Sir, fifth. एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ से पहले किसी का डाउट तो नहीं है? फिफ्थ से पहले किसी का डाउट है? किया है सबने? No, sir, मैंने नहीं किया है। मैंने भी नहीं किया श्रेया तुमने क्यों नहीं किया? सर। वो मेरे कल तक एग्जाम्स थे तो मेरा बीच का प्रोबेबिलिटी छूटा हुआ था तो मैं वो कवर कर रही थी पहले। और बाकी लोग? महक, उत्तरा, ऋषिका? Yes, sir. किया है? अक्षत किया है तुमने? यस सर। होमवर्क किया है? हाँ सर, एक थोड़ा सा डाउट है इसमें। डाउट ही डिस्कस हो रहे हैं। प्रियांशु तुमने किया है? यस सर किया है। महक तुम्हारा क्या स्टेटस है? सर मैं पहले वाला कर रही थी। आवाज नहीं आई। सर पहले वाला कर रही थी। ओके प्रत्युषा तुम क्यों गायब हो जाओ? कल भी तुम नहीं दिखाई। सर एक्चुअली मैं फोन पे हूँ तो इसलिए थोड़ी अच्छा, प्रॉब्लम हो रही थी। काम क्या? सर क्वेश्चन नंबर थर्ड में डाउट है? हाँ सर। ओके चलो, जिन्होंने नहीं किया है सुन लें, एटलीस्ट थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखना है रैंडम वेरिएबल की। जिन्होंने रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी है वो मैं क्विकली बोल दे रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट इज एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब जो हमारे आउटकम्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट के वो हमारे इनपुट होते हैं और रैंडम वेरिएबल की कोई वैल्यू आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि हमने एक कॉइन को टॉस किया है, दो कॉइन्स को टॉस किया है और एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया है एज नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो जब हम दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं अगर दो हेड आ गए तो हमारा रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई? 2। नंबर ऑफ हेड्स वाज द डेफिनेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर एक हेड और एक टेल आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हो गई 1। टेल हेड आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई और टेल टेल आया तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 हो गई। तो रैंडम वेरिएबल विल ऑलवेज टेक नंबर एज आउटपुट। उसका आउटपुट हमेशा कोई नंबर आएगा और इनपुट में हमारे सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स हैं वो होंगे। ठीक है, बाकी इन नंबर्स की जो हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं कि भाई इसकी वैल्यू 2 आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो हम प्रोबेबिलिटी तो लिख ही सकते हैं कि एच आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। एच टी आने की मतलब नंबर 1 आने की 1/2 हो गई। दो केसेस हो गए, एक हेड आए और 0 आने के रैंडम वेरिएबल की 1/4। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी साथ में लिख देते हैं रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज की तो उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है लेट x जो कि रैंडम वेरिएबल है represent the difference between number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What is the possible values of x? कह रहा है एक कॉइन को 6 बार टॉस किया गया है। Now how random variable is defined? Random variable is defined as difference of number of heads and number of tails. Difference between head and tail। ठीक है, इसमें देखो सिर्फ डिफरेंस लिखा है, ये यार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। डिफरेंस जब लिखा तो हम हायर माइनस लोअर करेंगे या फिर नहीं, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स, तो हेड माइनस टेल करेंगे। ठीक है, माइनस भी आ जाएगा। तो एक कॉइन को अगर हमने 6 बार टॉस किया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है 6 बार हेड आए। पहले टोटल Yes. कितने पॉसिबल है? एक कॉइन 6 बार टॉस होगा तो टोटल केस कितने पॉसिबल है? 64. 64, 2 टू द पावर 6। भाई पहले कॉइन के पास दो ऑप्शन, दूसरे के पास दो ऑप्शन, फिर दो ऑप्शन, इस तरह से 2 टू द पावर 6। देयर आर टोटल 64 केसेस पॉसिबल। अब क्या क्या होंगे वो केस? 6 हेड आ जाए ऐसा एक केस है, 5 हेड आए ऐसे कितने केस होंगे? 5 हेड और एक टेल, कितने केस होंगे ऐसे? सर 4। और सोचो। सर 5 होगा ना?
टेल कहीं भी आ सकता है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में और छठे में। बेसिकली 6 में से एक प्लेस चूज करनी है, 6C1 टेल को एक प्लेस चूज करनी है ना 6 में, तो टोटल 6 केसेस विल बी देयर जहां पर 5 हेड्स और 1 टेल होगा। ऐसे कितने केस होंगे जब 4 हेड्स और 2 टेल्स होंगे? मैंने एक्चुअली पिछली बार हिंट दे दी है, 4 हेड्स और 2 टेल्स। सर 4। मैंने जब 6C1 बोला था तो आई वाज गिविंग यू द हिंट। 6 में से एक जगह चूज करनी है टेल के लिए, ऐसे अब 6 में से 2 जगह चूज करनी है। 5 6C2 जो कि 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब 3 हेड्स और 3 टेल्स होंगे, अब तो समझ जाओगे आई होप। तो 6C3 6C3 जो कि 20 हो जाएगा। 6C3 20 होता है ना, 6 5 हाँ 20 होता है, ठीक है। अब उल्टा पैटर्न चलने लगेगा। एक ही बात है, अगर मैं बोल दूं 2 हेड्स और 4 टेल, दैट इज सेम एज 4 हेड्स एंड 2 टेल। पहले 2 टी की जगह हम ढूंढ लेते हैं, अब 2 हेड की ढूंढ लेंगे। 2 हेड एंड 4 टेल, so that will be 15 cases. ऐसे ही 1 हेड और 5 टेल, 1 head and 5 tails, 6 that will be 6 cases. और सारे टेल, that will be 1 case. तो ये हमने सारे 64 केसेस लिख लिए हैं। Now ये हमारी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू नहीं, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है? देखो, अगर 6 हेड है और 1 टेल है, सॉरी हमें तो इन सब की जरूरत थी नहीं एक्चुअली, हमें सिर्फ तो वैल्यू बतानी थी ना। तो 6 हेड और 0 टेल में क्या हो गई रैंडम वेरिएबल की वैल्यू? 6 हो गई। 5 हेड और 1 टेल में 4 नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, तो 4 हो गई। फिर अगले वाले में 2 हेड और 2 टेल, अगले वाले में 0 2 और अगले वाले में -4 एंड -6। अभी केसेस की जरूरत कब पड़ती है? अगर हमें टेबल बनानी होती, बाई चांस क्वेश्चन में नहीं है तो हमने जैसे केसेस लिख लिए। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी होती तो 6 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती? 6 वैल्यू आएगी सिर्फ इस केस में 1/64, और आएगी 6/64। बना लोगे टेबल? सर वो आंसर में नेगेटिव वाले वैल्यूज नहीं है x के, सिर्फ 0 तक ही है। डिफरेंस में ऐसा होता, कभी डिफरेंस में बोल देगा कि आगे वाले से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। यूजुअली डिफरेंस का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। तो डिफरेंस बड़ा माइनस छोटा होना चाहिए सर डबल डबल हो जाएंगे, कोई बात। सर हाँ सर एक्चुअली ये जो सर नेगेटिव वाला है ना सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना एक्सरसाइज का, उसमें जो सर जब हम वो निकालते हैं पूरा, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब पूरा ऐड करते हैं ना, तो उसको 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सर वो 1 के इक्वल नहीं आता है, मतलब या बड़ा, मतलब सर अगर हम x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी लेते हैं ना, तो मतलब मैंने ये चीज नहीं, नोटिस उससे कोई फर्क नहीं है। नेगेटिव लेने पे नहीं आ रहा है कि नेगेटिव नहीं लेने पे नहीं आ रहा है? नेगेटिव लेने पे नहीं आ रहा है। बिल्कुल आएगा, सम ही तो होगा। देखो सारे के सम ले लिए, सबका सम 64 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचो इन सबको ऐड करेंगे, 1 + 6 + 15, 7 और 15 22 हो गया, +20 42 40 and 57 63 और 164। सबको ऐड करोगे 64 नहीं आएगा, 64/64 1 हो गया। और नेगेटिव नहीं लोगे तो यही केसेस यहाँ बढ़ जाएंगे, माइनस यहाँ डबल डबल केसेस हो जाएंगे। भाई सारे आउटकम्स कवर हो जाएंगे तो सम तो 1 आना ही है। तो तुमने क्या लिख दिया था जो 1 नहीं आ रहा था? तुमने क्या लिख दी थी प्रोबेबिलिटी? सर मैं तो एक्सरसाइज की बात कर रहा था, उसमें भी मतलब जो वैल्यू दी हुई थी उसमें। इस वाले किस क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। 1 के सेकंड पार्ट में तो भाई क्वेश्चन ही कह रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, जहां 1 नहीं हो रहा है वो है ही नहीं, वो गलत लिखा हुआ है। उसका आंसर होगा कि ये नहीं होगा। समझ गए? सर ठीक है, वो तो हमें पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। जिसमें 1 नहीं आ रहा वो गलत है, वो नहीं है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा। चलो थर्ड का आई थिंक फिफ्थ थर्ड आउट। यस सर।
कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4। तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है नंबर ऑफ सक्सेसेस का, दो डाई को अच्छा एक डाई को 2 बार रोल किया गया है। सक्सेस किसको बोला गया है कि अगर 4 से बड़ा नंबर आ गया तो सक्सेस मानी जाएगी, नहीं आया तो सक्सेस नहीं मानी जाएगी। तो हमारा रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो 2 डाई जब रोल किए तो नंबर ऑफ क्या हो सकता है, दोनों बार सक्सेस मिले, 2 उसकी वैल्यू हो सकती है रैंडम वेरिएबल की, या एक ही बार सक्सेस मिले या 0 बार सक्सेस मिले। लोगों को आवाज आ रही है क्या, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है? थोड़ा सा ऊपर वाले फ्लैट से कुछ आ रहा है, मुझे बहुत आ रहा है, आई होप बहुत ज्यादा ना आ रहा हो। हाँ, तो नंबर ऑफ सक्सेसेस या तो दोनों बार हो सकती है, एक बार या 0 बार। अब इसकी टेबल भी बनानी है। कहाँ गया क्वेश्चन? जब सक्सेस को डिफाइन किया गया नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा 2 डाई, बेसिकली एक डाई को 2 बार रोल किया गया है, या कहने के लिए हम कह सकते हैं कि 2 डाई एक बार रोल किए गए, एक ही बात है। तो कितनी सक्सेस आएंगी? तो अगर एक डाई को 2 बार रोल करेंगे कितने केसेस हमारे पास? 36। अब दोनों बार हमारा जो नंबर हमें सक्सेस मिले इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो पहली बार में भी 4 से बड़ा है और दूसरी बार में भी 4 से बड़ा है। 4 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी डाई को 1/2। 4 से बड़ा आने की प्रोबेबिलिटी, अरे तो 9th वाले बता 1/3 1/4/2/6 बेसिकली 5 आ जाए, 6 आ 1/3 2/6 या 1/3 एक ही बात है। 2/6 और दोबारा भी सक्सेस मिले तो दोबारा भी 4 से बड़ा है 2/6। तो दोनों बार सक्सेस मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 4/36 हो गई। 4/36 ठीक है, एक बार सक्सेस मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? या तो पहली बार सक्सेस मिल जाए 2/6 एंड दूसरी बार सक्सेस ना मिले, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हो जाएगा ना। 4/6, या फिर पहली बार सक्सेस ना मिले और दूसरी बार मिल जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16/36। और अगला है कि दोनों बार सक्सेस ना मिले, तो पहली बार भी ना मिले और दूसरी बार भी ना मिले, तो 16/36। ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो लोग नहीं आए थे आई होप उन्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज निकालनी है, प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, दैट्स इट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं px। इसी का दूसरा पार्ट है कि सक्सेस बोला गया है नंबर ऑफ सक्सेसेस 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो सक्सेस क्या बात है, फाइंड नंबर ऑफ सक्सेसेस when a success is defined in 2 tosses of the die, 6 appear on at least 1 die। सक्सेस बोला गया है कि किसी एक में 6 आ जाए, एक ही तो रोल किया जा रहा है। मुझे याद है इस क्वेश्चन में लैंग्वेज अच्छी नहीं है। देखो दोनों डाई एक साथ थोड़ी रोल किए जा रहे हैं कि किसी एक में आ जाए, भाई दोनों डाई को एक एक बार, मतलब एक ही डाई को 2 बार रोल किया जा रहा है, तो उसको नंबर ऑफ टाइम्स बोला चाहिए, एटलीस्ट 1 टाइम आ जाए। अभी बोला कि 1 डाई में आ जाए, 2 डाई नहीं है, तो 1 डाई का मतलब क्या है? एनीवे सो व्हाट शुड वी डू हियर? 6 अपीयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। 6 दोनों में आ जाए तो भी सक्सेस है। नंबर ऑफ सक्सेस किसको बोलेंगे हम? 6 आ गया तो हमारी सक्सेस है, 6 या कुछ भी आ गया तो भी हमारी सक्सेस है, कुछ भी और 6 आ गया तो भी हमारी सक्सेस है। हाउ टू डिफाइन नंबर ऑफ सक्सेसेस हियर? इसको मैं कहीं और देखूंगा सोल्यूशन कि किस तरह से किया गया, क्योंकि इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, मुझे याद आया और मैं भूल गया हूँ कि क्या सही चीज थी। तो मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं बट कुछ गलत लिखा हुआ है। आगे बढ़ो। The sixth. Question number 6 कह रहा from a lot of 30 bulbs which include 6 defective bulbs, a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. कह रहा है कि from a lot of 30 bulbs, 30 bulbs है हमारे पास, which includes जिसमें से 6 defective हैं और 24 ठीक है।
A sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement. तो 4 बल्ब निकाले गए एक एक करके with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. क्या कर रहा है? With replacement क्या मतलब भाई? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब या विद रिप्लेसमेंट वर्ड का कोई मतलब है नहीं यार। रिप्लेसमेंट में फिर बता भी नहीं रहा रिप्लेस करे क्या कर रहा है। आई थिंक मैं बिना रिप्लेसमेंट के करता हूँ। आई गेस आंसर मैच कर जाना चाहिए। तो अगर हम एक लॉट से 4 बल्ब निकाल लें और हमारा जो रैंडम वेरिएबल है दैट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। अब बताओ कितने डिफेक्टिव बल्ब निकल सकते हैं? टोटल अवेलेबल है 6 डिफेक्टिव बल्ब। क्या चारों बल्ब डिफेक्टिव हो सकते हैं? यस सर 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ माय रैंडम वेरिएबल। अब यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा। अब बताओ क्या टोटल पॉसिबल केसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। अगर हम 4 बल्ब निकाल रहे हैं आउट ऑफ 30 तो टोटल पॉसिबल केसेस क्या हो जाएंगे? याद आया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो सर। अगर हम आउट ऑफ 34 बल्ब्स को निकाल रहे हैं तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? इन हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 4 बल्ब्स आउट ऑफ 30 बल्ब्स? 30C4 30C4। उसमें से चारों डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? करो चारों डिफेक्टिव निकले हो तो फेवरेबल केस कहाँ से आएंगे? उन 6 में से चारों बल्ब हमने चूज किया जो 6 डिफेक्टिव थे। तो क्या 6C4 हो जाएंगे वो केस? यस समझ गया ना? यस चलो 3 के लिए क्या केस बनेगा? 3 डिफेक्टिव। नीचे देखो हमेशा फिक्स रहेगा, टोटल केसेस तो यही पॉसिबल है। ऊपर देखो 3 डिफेक्टिव हैं और एक नॉन डिफेक्टिव, मतलब कितने केसेस बनेंगे? 6C3 C3 6C3 बस। 26 एक और भी तो लेना है और रिमेनिंग सर 24 24 C1 ऐसे अगला हो जाएगा 6C2 24C2 C2 यस सर 6C1 और 24C3 और आखिरी वाले का 24C4। ठीक है, एक बार आंसर वेरीफाई कर लो कि इसमें विद रिप्लेसमेंट इज लुकिंग कंफ्यूजिंग टू मी डिस्ट्रीब्यूशन। आंसर देखना कोई एक बार। सर उसमें बस वो टेबल दी हुई है आंसर में। टेबल ही तो है, ये टेबल ही तो बनी हुई है। तो सर वो 0 वाले केस के लिए वो 256/625 है। 256/625 और 4 वाले का बता देना, बस यही चेक कर लेते हैं। सर 4 के लिए 1/625। ठीक है, चेक तुम लोग लिख लो जब तक। 6 फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल अपॉन 26 फैक्टोरियल। तो ये बचा 30 29 28 27। 6 फैक्टोरियल इज 720। तो 30 तो पूरा पूरा कैंसिल ही हो गया। दैट इज 24। 2 कैंसिल हो गया 12। मुझे कहीं 5 तो दिख नहीं रहा है यार। 3 times 7 times and ये 3 भी कैंसिल है 9 times। 1/29 into 7 into 9. This doesn't look like anyway, 0 वाला भी चेक कर लेते हैं। 24C4 हो गया हमारा 24 फैक्टोरियल अपॉन 20 फैक्टोरियल और 30C4 हो गया 30 फैक्टोरियल अपॉन 26 फैक्टोरियल। यहाँ बचा 24 23 22 21
30, 29, 28 एंड 27। 625 में 29 तो होता नहीं है यार। दिस इज नॉट मैचिंग। डिनोमिनेटर तो 625 से ज्यादा आ रहा है। हाँ 5 तो आ ही नहीं रहा है, 625 में तो 5 होना चाहिए। गलती हमारी किधर हो रही है? विथ रिप्लेसमेंट। एक बल्ब निकाला और फिर उसको रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किससे किया ये तो बता नहीं रहे हैं सर, नॉर्मल से किया है, डिफेक्टिव से किया है, जो निकला था उससे किया। अगर डिफेक्टिव ना माने कि रिप्लेसमेंट नॉर्मल से किया गया है, दैट केस आ जाएगा कि पहला निकला हो डिफेक्टिव, दैट इज 6/5 और फिर रिप्लेस कर दिया, फिर डिफेक्टिव निकला हो, फिर डिफेक्टिव निकला हो और फिर डिफेक्टिव निकला हो। 625 तो नहीं था कृति, फोर्थ का, 4 का। सर 625 ही था, 1/6। अच्छा अच्छा, तो फिर ये माना गया है। अगेन देखो इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि विद रिप्लेसमेंट, ये टेबल हटा लेना, बट विद रिप्लेसमेंट लिखा है तो देखो यहाँ उसको क्लियर करना चाहिए कि रिप्लेसमेंट किससे किया गया है। एक बल्ब निकाला गया और रिप्लेस कर दिया गया है, तो बेसिकली इसमें जो आंसर है दैट इज आफ्टर अज्यूमिंग कि रिप्लेस किया गया है अच्छे बल्ब से, सही बल्ब से। तो हम बात कर रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4 कब आएगी, मतलब चारों बल्ब डिफेक्टिव आए, तो हमने पहला बल्ब चूज किया हो और वो डिफेक्टिव आया हो, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी? एक बल्ब चूज किया और डिफेक्टिव आया, 6 बल्ब डिफेक्टिव थे आउट ऑफ 30, तो क्या 1/5 होगी प्रोबेबिलिटी उसकी? यस सर। ठीक है, अभी रिप्लेस कर दिया गया कि एक अच्छा बल्ब फिर रख दिया गया है, तो अच्छा नहीं, उसी तरह के बल्ब से किया गया है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अब समझो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि बल्ब लिया गया है, जो भी आया उसको नोट कर लिया है, उसी बल्ब को वापस रख दिया गया विद रिप्लेसमेंट का, ये मतलब हुआ। ठीक है ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। बल्ब चूज किया, नोट कर लिया, फिर से मिला दिया, फिर रैंडमली चूज किया, नोट किया और मिला दिया, इस तरह से है। तो हमने पहला बल्ब उठाया और डिफेक्टिव आया, रख दिया है वापस, फिर से उठा रहे हैं, दूसरा बल्ब पे डिफेक्टिव आया, उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/5, तीसरा भी यस आया सर। डिफेक्टिव उसकी 1/5 और चौथा भी आया डिफेक्टिव उसकी भी 1/5, तो हो जाएगा 1/5 टू द पावर 4। समझ गए? अगला क्या है कि यस 3 सर। बल्ब डिफेक्टिव आए और एक सही आए, तो इसमें कई बार हमारी हैबिट क्या होती है, तो तुम लोग बताओ क्या लग रहा है, अगर 3 बल्ब डिफेक्टिव आए और एक नॉन डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्या आना चाहिए आंसर? 1/5 सर पावर 3 1/5 और का क्यूब और 1/5 to the power 3 into 4/5। into 4/5, is that it? यहाँ पर गलती हो गई है, देखो हमने ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया। जैसे तो ये बात होगी कि 3 हेड आया और एक टेल आया, तो हमने सिर्फ एक मान लिया कि 3 हेड आ गया और एक टेल आ गया, बट हमने ऑर्डर भी तो देखना है कि यार कौन सा बल्ब डिफेक्टिव आ रहा है, कौन सा कॉइन टेल आ रहा है। कह रहे हैं कि यार 3 कॉइन है, एक टेल आया, कितने केस है? तो हमें क्या लग रहा है कि लो HHT एक केस है, HHT नहीं, टी कहाँ पर आ रहा है ये भी तो इम्पोर्टेंट है। तो एक बल्ब नॉन डिफेक्टिव आ रहा है, लेकिन वो कहाँ पर आ रहा है, कितने केसेस बन जाएंगे उसके? एक नॉन डिफेक्टिव बल्ब के प्लेसमेंट में कितने केसेस बन जाएंगे, या तो पहला नॉन डिफेक्टिव हुआ, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, तो ये इंटू 4 हो जाएगा। बात समझ गए? पहले हमने लोकेशन चूज की कहाँ पर नॉन डिफेक्टिव केस आएगा, तो 4C1, इसीलिए ये 4 आया। वहां पर नॉन डिफेक्टिव 4/5, बाकी 3 में डिफेक्टिव। ठीक है, यस सर। यस चलो सर। ऐसे ही 2 बल्ब डिफेक्टिव आए, इसके लिए क्या होगा? 1/5 टू का स्क्वायर और वो 4/5 into 4C2। 4C2, पहले 2 प्लेसेस चूज करो, डिफेक्टिव की या नॉन डिफेक्टिव की, उसके बाद 2 प्लेसेस चूज कर ली, तो 2 बल्ब डिफेक्टिव और 2 नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, ऐसे ये तो एक प्लेस वाला विल बी सेम एज 3 प्लेस वाला, इस बार हो जाएगी 4/5 क्यूब 1/5 और 4C1 का 4, 0 डिफेक्टिव मतलब 4/5 टू द पावर 4। समझ में आ गई बात सबको? यस सर। यस सर।
बट सर आंसर में 1 और 0 की सेम वैल्यूज हैं। नहीं, एक की 256/625 थी और एक की 1/625। यस सर। सर मेरे में तो सेम लिखी है 256/625, इसलिए थोड़ा तुम्हारा प्रिंट आई होगा। थिंक तुम्हारे जो एडिशन उसमें कई आंसर ऐसे ही निकले ना, तुम्हारे इंटीग्रेशन में भी एक मेरे आंसर में ऐसे भी ही सर। लग रहा है। Anyway, ये ठीक है, और किसी बुक में मैच भी कर रहा है, इसका तो तुम्हारी बुक में ठीक है। चलो नेक्स्ट आउट। सर मेरी बुक में भी सेम ही है सर 256/625। मेरे वाले में भी है सर 256/625। सब दोनों में सेम है या कृति वाला है? दोनों में सेम है सर, 0 और 1 दोनों में 0 और 1 256/6। दोनों में सेम है। 0 नॉन डिफेक्टिव है, नहीं तो नए एडिशन में फिर गलत कर दिया होगा, पुराने में ठीक है। चारों डिफेक्टिव है और चारों नॉन डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी ना, क्योंकि दोनों इक्वल थोड़े ना है। चारों डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, चारों नॉन डिफेक्टिव है, इसकी सर प्रोबेबिलिटी ज्यादा मेरी होगी। बुक तो बहुत पुरानी है। जो भी है, ये वाला गलत है। ये कॉमन सेंस से भी तुम ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई ज्यादा बल्ब नॉन डिफेक्टिव है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी नॉन डिफेक्टिव आने की है, डिफेक्टिव आने की है? नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव ऑब्वियसली, इसीलिए 0 डिफेक्टिव आए इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, 4 डिफेक्टिव आए इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, और सबसे कम होगी वो, क्योंकि इतने तो कम है और चारों 6 में से वही 4 आ जाए, काफी कम चांसेस है। यस सर। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट आउट। सर 12th। 12 से पहले किसी का डाउट? क्वेश्चन 12 कह रहा है 2 numbers are selected at random from the first 6 positive integers without replacement, मतलब एक सेलेक्ट किया दोबारा वही नहीं होगा। Let x denote the larger of 2 numbers, find the ex। ex मतलब mean of the random Mean। variable, या फिर एक्सपेक्टेशन बोलते हैं उसको, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोलते हैं। उसके लिए पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दीक्षा तुम्हें ये तो Yes। आता नहीं होगा आई गेस, मीन एंड वेरिएंस। नो सर। ओके, कुछ खास नहीं अभी, वही इस क्वेश्चन में है। देखो इसमें ex बोल रहा है, ex का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन या एक्सपेक्टेशन, वो हमें निकालनी रैंडम वेरिएबल के लिए। उसके लिए हमें टेबल बनानी ही पड़ती है, तो पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। और रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन है कि 2 नंबर सिलेक्ट किए गए हैं, रैंडम वेरिएबल कह रहा है जो दोनों में बड़ा होगा वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी, और सिलेक्ट किए गए हैं फर्स्ट 6 इंटीजर से। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है? 6 हो सकती है। 5। एक मिनट, फर्स्ट 6 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 से 6 है ना। यस तो सर। अगर 6 चूज किया गया है किसी के साथ तो 6 वैल्यू हो जाएगी बड़ी वाली। यस 5 और उससे छोटा है तो 5 भी हो सकती है वैल्यू। कह रहा 2 नंबर जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल की। 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है। 1 सबसे छोटा हो गया, हमेशा बड़ा वाला चूज किया जा रहा है। ठीक है, यस सर। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 6 आए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू? ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, लेट्स सी कौन सा हो सकता है। क्या प्रोबेबिलिटी, अच्छा पहले टोटल केसेस सोचो, टोटल कितने केसेस पॉसिबल है जब हम 2 नंबर चूज कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट 6 नंबर्स विदाउट रिप्लेसमेंट? 36। थोड़ा सा और सोचो मैं, विदाउट 30। 30। 30 भाई पहले 6 ऑप्शन बट एक नंबर चूज कर चुके हो तो फिर 5 ऑप्शंस, 30 केसेस। ठीक है, नाउ हमारे 6 के लिए कितने फेवरेबल केस होंगे? अपॉन में तो 30 आएगा, ये तो हम समझ गए। 6 हमने नंबर चूज किया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कोई भी एक नंबर 6 चूज किया हो? सर 10। 10। ठीक है, देखो अगर हमने 6 पहला नंबर चूज कर लिया है तो 5 केसेस इसमें हो गए, 5 ऑप्शंस। या फिर Yes। हमने 6 दूसरे प्लेस पे चूज किया हो और पहले में 5 ऑप्शंस हो गए, टोटल 10 केसेस हो गए जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है, वो 6 कभी भी चूज हुआ है हमेशा वही निकल के आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो वही आएगी, है ना। तो ये हो गए 10/30 केसेस। नाउ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5 कब आएगी? 8/30। 8। वेरी गुड, इस बात का ध्यान रखना कि 6 के साथ 5 नहीं आएगा बाहर। तो अगर हमने इसको 5 चूज किया तो हमारे पास 4 ऑप्शन बचे, 1 2 3 4 चूज किया हो तब आएगी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 5। 6 वाला केस नहीं लेना है। ऐसे ही 5 सेकंड में चूज किया है तो
पहले में 1 2 3 4 चलेगा तो 8/30। चलो 4 6/30 6/30 समझ गए होगे। 3 4/30 और 2 2/30 2/30 चेक कर लिया, वो सबको ऐड करोगे 30 आना चाहिए। 18 24 28 30 बिल्कुल ठीक है। ये बन गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब मीन कैसा डिफाइन है? मीन या एक्सपेक्टेड वैल्यू इज डिफाइंड एज, तरफदार तुम्हें भी नहीं आता होगा ना, नो सर। दैट इज xi into pxi सिग्मा। बेसिकली रैंडम वेरिएबल की वैल्यू और उनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। सिग्मा xi into pxi, सिंपल है। तो बेसिकली मीन हो गया 6 into 10/30 प्लस 5 into 8/30 प्लस ऐसे सारे करते करते 2 into 2/30। सिंपल है। दैट इज नोन एज मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। इसको EX भी बोलते हैं और म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये वैसे सिलेबस से हट गया है। लिख लिया? कैलकुलेशन बाद में कर लेना है। इससे सब कोई 30 से Yes, कैंसिल sir. मत करना, पूरे में 30 कॉमन लेना नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, सब हो गया। और किसी का कोई डाउट रह रहा है? अब देखो मैं यहीं से वेरिएंस की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो डेफिनेशन जानने में कुछ नहीं जा रहा है, बस वेरिएंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, मतलब वो अच्छी खासी लंबी हो जाती है। वेरिएंस कैसे डिफाइन है? तो वैसे तो 2-3 तरीके हैं, बट हम सबसे अच्छा तरीका सीख लेते हैं बस। वेरिएंस या इसी को सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं, दैट इज डिफाइंड एज E of x स्क्वायर माइनस EX होल स्क्वायर। देखो E जब भी मैंने लगा दिया, जैसे मैंने EX का साथ लगाया था तो हमने क्या किया था, x इंटू PX किया था, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो x इंटू PX। EX स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, तो वहां हमें x स्क्वायर इंटू PX करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मुझे इसी डेटा का एक्सपेक्टेशन वेरिएंस निकालना होता तो मैं क्या करता कि x के साथ एक कॉलम बना लेता, एक रो बना लेता x स्क्वायर की, 36 25 16 9 एंड 4, ठीक है। बस EX स्क्वायर क्या हो जाएगा, EX स्क्वायर हो जाएगा, इन्हीं का प्रोडक्ट PX के साथ कर दोगे, 36 इंटू 10/30 से लेके 4 इंटू 10/30, ठीक है। और EX हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, EX का स्क्वायर निकाल लेना और दोनों को सबट्रैक्ट कर देना। ये कम लग रहा है बट ये अच्छी खासी कैलकुलेशन है इफ यू कैन ऑब्जर्व, और ये तो अच्छे नंबर है, कभी कभार नंबर भी इतने अच्छे नहीं होते हैं तो काफी मेहनत लग जाती है और गलती भी इसमें काफी हो जाती है, ठीक है। एक टर्म और है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस के अंडर रूट को ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, सिग्मा की तरह डिफाइन होता है, मतलब सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है तो सिग्मा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। सर ये लास्ट ईयर वो Yes, sir. स्टैटिस्टिक्स में भी किया था ना? हाँ यस सर। बस वो इसका नहीं था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का नहीं था, वो तो बहुत ही लंबा होता था, उससे तो काफी छोटा है, यस सर। लेकिन ओवरऑल तो बड़ा ही है।
ठीक है, कर लिया सबने? यस। ठीक है, देखो हमने इसके क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लिए हैं एंड ठीक ठीक क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप सबको ये चैप्टर आ गया है। इसमें एक टॉपिक और है जो लास्ट ईयर में हटा दिया गया था, बट अगेन वो भी कंपटीशन में आ जाता है, तो मैं एक बार में वही बता देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बर्नौली ट्रायल क्या होता है? सिर्फ नाम डिफिकल्ट है कुछ नहीं, इसमें बहुत सिंपल सा है। स्पेलिंग में देख लेता हूँ, बर्नौली। तो बर्नौली ट्रायल्स बेसिकली क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें हम सिर्फ दो आउटकम कंसीडर करते हैं, सक्सेस और फेल्योर। कि जैसे कॉइन टॉस किया गया है तो हमने कहा हेड को माना गया है सक्सेस और टेल को माना गया है फेल्योर। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछेगा कि इतनी सक्सेस के कितने चांस है, कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया गया है या बर्नौली ट्रायल किए गए हैं, 20 ट्रायल किए गए हैं, बताओ क्या चांस है कि 8 बार सक्सेस मिलेगी, क्या चांस है कि एटलीस्ट 10 टाइम सक्सेस मिलेगी, क्या चांस है कि एक भी बार सक्सेस नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल सा फंडा है। तो बेसिकली हमने एक कॉइन को सपोज 10 टाइम्स टॉस किया है, इसी को बर्नौली ट्रायल बोल देंगे। ऐसा ट्रायल जिसमें दो ही आउटकम पॉसिबल है, सक्सेस और फेल्योर। तो सिर्फ दो ही आउटकम है, तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है तो फेल्योर की कितनी हो जाएगी? 1 by 6. वन माइनस में दो ही चीजें, सक्सेस हो गया फेल्योर हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर 10 टाइम्स टॉस किया गया है और हेड को माना गया है सक्सेस, ठीक है, या फिर 10 टाइम्स हमने एक चीट उठाई है जिसमें 1 से लेके 4 तक के नंबर आ सकते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 1 से 3 तक को सक्सेस माना गया और फेल्योर माना गया है 4 को, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें? 1 से 4 तक में नंबर पिक करते हैं, 1 से 3 तक सक्सेस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 3/4 3/4, फेल्योर की 1/4 1/4। अब क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 टाइम्स में 6 टाइम्स सक्सेस मिलेगी। तो पहले तो हमें प्लेस चूज करनी है किस जगह पे सक्सेस मिलेगी। तो 10C 6, 6 बार सक्सेस मिलेगी तो 3/4 टू द पावर 6, 4 बार फेल्योर मिलेगी तो 1/4 टू द पावर 6। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अगर देखना हो तो n ट्रायल्स अगर किए गए हैं और r टाइम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो NCR, पहले हमने प्लेस चूज कर लिया कहां पर सक्सेस मिलेगी, P टू द पावर r एंड Q टू द पावर n माइनस r। Q बोला गया फेल्योर की प्रोबेबिलिटी को, समझ गए? है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है जैसा अभी मैंने बताया ये इस वाले एग्जांपल में, समझ गए? r प्लेसेस चूज कर ली, जितनी जगह सक्सेस मिलनी है, सक्सेस टू द पावर r, बचे हुए टाइम में फेल्योर में मिलेगी तो फेल्योर टू द पावर n माइनस r। सिंपल है? यस। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी। चलो लिखो 10 eggs are drawn, 10 eggs are drawn with replacement from a lot containing 10% defective eggs. 10 eggs are drawn from a lot containing 10% defective eggs. Find the probability that there is at least one non-defective egg. Find the probability that there is at least one non-defective egg. सर हाँ सर, ये आपने 1/4 की पावर 6 लिखा है, ये 4 नहीं होनी चाहिए थी? हाँ, ये 4 होने चाहिए थे बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसमें सक्सेस और फेलियर क्वेश्चन में लिखा होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि नॉन डिफेक्टिव एग का मिलने को सक्सेस मान लेंगे और डिफेक्टिव एग का मिलना फेलियर मान लेंगे, दो ही चीजें होंगी हमेशा। अभी एटलीस्ट लगा तो ध्यान रखना क्या करना होगा, मैं सोचो
हो गया। हुआ भाई लोग? इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है इतना टाइम लोग ले रहे हो। सर आंसर क्या है इसका? बताओ। सर मेरा तो 10c1 इंटू 9/10⁻1 इंटू 1/10⁻0 आ रहा है। बस? बस। और किसी का? n इज इक्वल टू 10 है, 10 ट्रायल्स हो रहे हैं इसमें। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सक्सेस 0.1। क्या क्या बोला दीक्षा? पॉइंट? सर नहीं 0.1 तो डिफेक्टिव है। हाँ, 0.9 हो गई या 9/10 हो गई सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भाई। 90% तो सक्सेस 9/10 और डिफेक्टिव 1/10 है। तो फेलियर की हो गई 1/10। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन नॉन डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7 हो या 8 हो या 9 10 हो। तो 10 केसेस हो गए ना? 10 केस हो गए। यस सर। यस। उसका कुछ उल्टा याद है कि इतने केस हम थोड़े नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम क्या कर लेंगे? तो कॉम्बिनेशन बनाएंगे। या तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की निकाल लें प्रोबेबिलिटी कि भाई एक भी नॉन डिफेक्टिव ना आए। सिर्फ यही केस तो हो गया। 1 माइनस, हमने कहा कि एटलीस्ट वन नॉन डिफेक्टिव आ जाए, या हम बोल रहे हैं 1 माइनस एक भी नॉन डिफेक्टिव ना आए। एक भी नहीं आएगा मतलब सारे डिफेक्टिव आ जाए। सारे डिफेक्टिव आ जाए, यही तो बचा। 1 माइनस सारे डिफेक्टिव। यस सर। सारे डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 10 से 10 और 1/10 टू द पावर 10। ये शॉर्टकट हो गया। किसी को लंबा करना है तो 1 नॉन डिफेक्टिव क्या हो जाएगा? 10c1 9/10 1/9/10 और 1/10 टू द पावर 9। एक नॉन डिफेक्टिव क्या आ गई है? 10c2 यस सर। 2 नॉन डिफेक्टिव और 8 डिफेक्टिव। ये बहुत लंबा हो जाएगा, लिखते लिखते ही थक जाओगे, पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे। समझ गया? तो इसको 1 माइनस से ही करते हैं ना। कुछ याद नहीं तुम लोगों को पुराना? हमें एटलीस्ट वन नॉन डिफेक्टिव चाहिए तो हमने कहा 1 माइनस ऑल डिफेक्टिव। सारे केस कवर हो गए, ठीक है ना? Yes. एटलीस्ट वाले ऐसे तो करते हैं। चलो एक और कर लें। A pair of dice is thrown 6 times. A pair of dice is thrown 6 times. If getting a doublet is considered as success, if getting a doublet is considered as success, find the probability of 3 successes. Find the probability of 3 successes.
हो गया? इतना टाइम क्यों ले रहा हो? फाइनल वैल्यू मत बताओ, सिर्फ एनसीआर में बता दो। आरएन बताओगे? आरएन बताओ रिया। क्लास में हो आरएन? आवाज तो नहीं आ रही। कुछ बोल रहे हो तो आवाज नहीं आ रही, माइक चेक करो। कुछ तुम बताओगे? सर समझ में ही नहीं आया सर। ओके, तो अच्छी बात है, सिलेबस में नहीं है। वैसे तो सिंपल ही है यार। प्रियांशु आएगा? आ गया? सर 6c3 1/6 का स्क्वायर और 5/6 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? कह रहा है कि एक डाई को 6 टाइम्स रोल किया गया तो n = 6 हो गया। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सक्सेस है डबलेट आना, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी पता है? 36 6/36 या 1/6। तो फेल्योर की प्रोबेबिलिटी 5/6। 5/6 क्या प्रोबेबिलिटी कि 3 बार सक्सेस है? तुमने 2 क्यों लिया प्रियांशु? 3 सक्सेसेस करनी है ना। तो 6c3 6 में से 3 बार सक्सेस, 1/6 की पावर 3 बचा हुआ फेल्योर, तो 5/6 टू पावर 3। आया सबको समझ में? यस पहले फॉर्मूला याद किया तो फॉर्मूला याद करे कर लो, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। ये नॉर्मली कॉमन सेंस देख के भाई 6 में से 3 बार सक्सेस चाहिए तो 6 में से 3 चूज करो पहले, फिर 3 बार सक्सेस, बचे हुए बार फेल्योर। डन? यस सर। यस यस सर। ठीक है, चलो सर हमारा एक यहाँ और से दे दो। एक और देता है। चलो एक और कर लेट्स सी। देखो, on a multiple choice paper with 4 options, on a multiple choice paper with 4 options, क्या बोला मैंने? एक बार स्टेटमेंट बोल देना जरा फिर से। On a multiple choice paper with 4 options. Okay, with 4 options for each of the 10 questions. For each of the 10 questions, what is the probability? What is the probability that a candidate would get more than 8 correct answers only by guessing? मतलब उसे कुछ आता नहीं है, सिर्फ गैस मार रहा है। A candidate would get more than 8 correct answers only by
guessing. हो गया? कैलकुलेट मतलब फाइनल आंसर मत निकालो, सिर्फ एक्सप्रेशन बता दो. ओनली एक्सप्रेशन. सर हाँ, 10C8 मोर देन 8 बोला है मैंने. एट वाला हटा दो टर्म, बाकी पूरा बोल दो. सर 8/10 raised to the power 8 into 2/10 raised to the power 2. 8/10 और 2/10 कहाँ से लाई हो? और कोई बता रहा है? तुम सक्सेस और फेलियर गलत समझ गए हो. 10 तो नंबर ऑफ ट्रायल्स है, n है, बाकी सक्सेस और फेलियर. कोई और? दीक्षा कहाँ भाई, क्या कर रहे हो दीक्षा तुम? सर 10C1 into 8/10 into 2/10 raised 8/10 कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? दीक्षा, कोई आंसर है तुम्हारे पास? नो सर, सक्सेस सर मैं भी 8/10 ले रही थी. 8/10 का क्या सेंस हो गया इसमें? नंबर सर ऑफ 1/4 1/4 और 3/4. भाई 4 ऑप्शन है, उसको कुछ नहीं आता, गेस कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हुई ना सही होने की. यस सर. n इज इक्वल टू 10 है. नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए वो तो कि कितनी बार ये चल रहा है. 10 बार, 10 क्वेश्चन है, 10 बार वो सेम ट्राई तो कर रहा है, तो नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स हुए 10. सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्योंकि तुक्का मारेगा तो 1/4 चांस तो है सही आएगा, और फेलियर की हो गई 3/4. कह रहा मोर देन 8 करेक्ट हो, मतलब या तो 9 करेक्ट हो, 10 करेक्ट हो. कृति आंसर? सर 10C9 1 to the power 1/4 to the power 10 3/4 to the power 0. 10C9 कर रहे हो तो पावर 9 करोगे ना. 9 सक्सेस 9 एंड 3/4 टू द पावर 1. ये तो हुआ 9 करेक्ट है. मोर देन 8 में 9 करेक्ट आ गया और 10 करेक्ट आ गया, या फिर 10 सारे करेक्ट हो जाएं तो 10C10 और 1/4 टू द पावर 10. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी की उसके 8 से ज्यादा करेक्ट हो जाएंगे जस्ट बाय गेसिंग. समझ गए बात? यस सर. यस सर. चैप्टर के लास्ट में जो हमने पढ़ा है बर्नौली ट्रायल्स, मीन एंड वेरिएंस, दे ऑल आर नॉट इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई. तो चैप्टर इज रियली इजी. तुम्हें सिर्फ फोकस करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पे. सिर्फ दो ही चीजें हैं. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से छोटा क्वेश्चन आएगा, बेस थ्योरम से बड़ा क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो हमारे एंड से चैप्टर खत्म हो गया है. हमने पूरी एनसीईआरटी भी कर ली, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है. इफ एनीवन हैज डाउट वो तो कभी भी पूछ सकते हो. तो नेक्स्ट क्लास में वो जो मुझसे छूट गया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन छूट गया था हमारा बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर लेंगे. ठीक है? यस सर वो वर्ड प्रॉब्लम्स पे बची थी. बच्चे तो ही बचा, तो बता देना मुझे. पहले मैं लीनियर का खत्म करा दूंगा, फिर ओवरऑल चैप्टर का फिर से रिवीजन करना हो तो कर लेना वहीं. यस सर. ठीक है, चलो. तो आज के लिए फिर होमवर्क तो कुछ है नहीं, अपना इसी प्रोबेबिलिटी की और प्रैक्टिस कर लेना तो खत्म होगा काम तुम्हारा. देन आगे देखते हैं. ठीक है, चलो. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस. टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन.
Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Bye all. Thank you, sir.